सलाम जुले डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। आज हम करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को हम डिनोट करते हैं EA से। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो एक एनर्जी है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए होते हैं इंटरमीडिएट बनाने के लिए। अगर हम इसको डिफाइन करें, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्ट required by reactant to form intermediate और इंटरमीडिएट को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो रिएक्टेंट को चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं इंटरमीडिएट बनाने के लिए। उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे, जब हाइड्रोजन रिएक्ट होते हैं आयोडीन के साथ तब हमें मिलते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट, और हम इसको कह सकते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये जो इंटरमीडिएट होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो एनर्जी होंगे वो हाई होंगे एज कंपेयर टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये जो इंटरमीडिएट है वो ब्रेक डाउन हो गए, हमें मिलेंगे प्रोडक्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इस केमिकल रिएक्शन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे बाय प्लॉटिंग पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर हम एनर्जी को रखेंगे अगेंस्ट प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में क्या होंगे, रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो, पहले फॉर्म होंगे इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारी जो रिएक्टेंट है वो हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस आयोडीन है। ये जो है एनर्जी है जो रिएक्टेंट के पास है, energy possessed by reactant। और ये जो है एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है। ये जो है एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है, इस एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होते हैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। प्रोडक्ट है हमारे हाइड्रोजन आयोडाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इस एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड। अभी हमने कहा एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो एक रिएक्टेंट को चाहिए होते हैं इंटरमीडिएट बनाने के लिए। ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास इतने एनर्जी तो पॉजेस है और इतना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको चाहिए एक इंटरमीडिएट को बनाने के लिए। इस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो एनर्जी है इसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो इक्वल्स टू होंगे एनर्जी किसके बराबर होंगे, जब हम थ्रेशोल्ड एनर्जी में से माइनस कर दे एनर्जी पॉजेस्ड बाय रिएक्टेंट, तब हमें क्या मिलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी।
एक्टिवेशन तब मिलेंगे जब हम थ्रेशोल्ड एनर्जी में से माइनस कर दें एनर्जी पॉसेस्ड बाय रिएक्टेंट। ये हो गई हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट हम करेंगे कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसको एज्यूम किया है हार्ट स्फीयर, और रिएक्शन तभी होंगे जब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या किया है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एज्यूम किया है assumed to be hot sphere and reaction जो होंगे is postulated to occur when molecules collide with each other. जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसको एज्यूम किया हार्ट स्फीयर, और रिएक्शन तभी होंगे जब ये मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे। सेकंड इसलिए ये कहा है नंबर ऑफ कॉलिजन जो होंगे पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर is called collision frequency. जो डिनोट करते हैं Z से। नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर में कितने 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ कॉलिजन होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, उस कॉलिजन को हम कहते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में पर यूनिट वॉल्यूम में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में 1 सेकेंड में कितने कॉलिजन होते हैं, उस कॉलिजन को हम कहते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, जो डिनोट करते हैं Z से। अनदर फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर, वो है हमारे एक्टिवेशन एनर्जी। रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, वो है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर अ बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए फॉर एग्जांपल A + B gives प्रोडक्ट। इन दिस केस अगर हम रेट लिखे अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी, वो होंगे हमारे रेट इज इक्वल्स टू ZAB e⁻⁻ EA अपॉन RT। ये हमारे रेट अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी। यहाँ पर जो ZAB जो है वो है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट A and B। और जो ये है e⁻⁻ EA अपॉन RT जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूल्स, रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूल्स, रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जीज greater or equal to activation energy।
यहाँ पर जो ZAB है वो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है ऑफ रिएक्टेंट A एंड B, और जो ये है e⁻⁻ ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल के पास एनर्जी जो है वो इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है या उससे ज़्यादा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल कॉलिजन, जितने भी कॉलिजन होते हैं वो इफेक्टिव नहीं होते हैं। जितने भी कॉलिजन्स होते हैं वो इफेक्टिव नहीं होते। इफेक्टिव मीन्स यहाँ पर ये है कि वो रिएक्टेंट जो है कोलाइड करके प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर रहे होते। अगर इफेक्टिव होते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। फॉर इफेक्टिव कॉलिजन के लिए टू कंडीशन है। दो कंडीशन है फॉर इफेक्टिव कॉलिजन, टू कंडीशन। फर्स्ट है हमारे एनर्जी, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, मींस थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी होने चाहिए, जिसकी वजह से रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चले जाएंगे। सेकंड है हमारे प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन होने चाहिए। द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास should also have proper orientation। प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होंगे वो हो सके और ब्रेक जो होंगे वो भी इजीली हो सके, सो दैट न्यू बॉन्ड फॉर्म हो सके एंड ओल्ड बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक हो सके। प्रॉपर ओरिएंटेशन में हम एक एग्जाम्पल को लेंगे। जब हम मिथाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट करते हैं मिथाइल ब्रोमाइड को जब हम रिएक्ट करते हैं OH नेगेटिव से, अगर ये OH नेगेटिव इस साइड से आए तो यहाँ पर Br जो है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन होंगे, नेगेटिव रिपल्शन होंगे। यहाँ पर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होने की वजह से यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होंगे, होने की वजह से यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होंगे। अगर ये जो BOH नेगेटिव जो है अगर इस साइड से आए तो ये लिविंग ग्रुप जो है इजीली लीव कर जाएंगे। ये जो है हमारे प्रॉपर, यहाँ पर जो है प्रॉपर ओरिएंटेशन है। तो हमें मिलेंगे ये वाले प्रोडक्ट, मिथेनॉल मिलेंगे हमें प्लस Br नेगेटिव। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, अगर यहाँ पर और एक फैक्टर को अगर हम इंट्रोड्यूस करें रेट में, अगर और एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस करें तो हमारे जो रेट मिलेंगे वो एग्जैक्ट मिलेंगे। वो न्यू फैक्टर जो है वो है हमारे P, जिसको हम कहते हैं स्टेरिक फैक्टर। इस स्टेरिक फैक्टर को अगर हम इंट्रोड्यूस करें रेट में, जो रेट मिलेंगे तब हमें वो रेट एग्जैक्ट मिलेंगे। रेट इक्वल्स टू PZAB e⁻⁻ T। ये हो गए हमारे कॉलिजन थ्योरी। नेक्स्ट हम करेंगे एरेनस इक्वेशन।
बच्चों अभी हमने किया था कॉलिजन थ्योरी, नेक्स्ट हम करेंगे एरिनस इक्वेशन। एरिनस इक्वेशन जो है वो एरिनस ने प्रपोज किया था क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर को, उसी को हम कहते हैं एरिनस इक्वेशन। एरिनस ने प्रपोज किया था द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between rate constant and temperature proposed by Arrhenius। एरिनस ने प्रपोज किया क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, उसी को हम कहते हैं एरिनस इक्वेशन। ये हो गए K इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। इस इक्वेशन को हम कहते हैं एरिनस इक्वेशन। इस इक्वेशन में जो K है वो है हमारे रेट कांस्टेंट और जो A जो है वो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर और जो EA जो है हमें पता है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। और जो R जो है वो है गैस कांस्टेंट। T जो है वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होते हैं जो केल्विन में लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एरिनस इक्वेशन ये है कि यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ एरिनस इक्वेशन, ये हम यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नेचुरल लॉगरिथम टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। जब हम इक्वेशन फर्स्ट में नेचुरल लॉगरिथम को अप्लाई करते हैं, अप्लाई नेचुरल लॉगरिथम टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तब हमें मिलेंगे ln ऑफ k इक्वल्स टू ln ऑफ a इंटू e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। ये हो जाएंगे ln ऑफ k इक्वल्स टू ln of A plus ln of e to the power minus EA upon RT। ln of K equals to ln of A, ये जो है माइनस EA अपॉन RT, जो पावर जो है वो आगे आ जाएंगे, यहाँ पर होंगे माइनस EA अपॉन RT और जो ln E जो होते हैं वो इक्वल्स टू 1 होते हैं। ln E जो होंगे वो 1 के बराबर होंगे, तो इंटू 1 हो जाएंगे यहाँ पर। ln ऑफ A माइनस EA अपॉन RT। अगर हम if K1 जो होंगे, if rate constant at temperature T1 होंगे, तो K2 जो होंगे वो रेट कांस्टेंट होंगे टेम्परेचर T2 पर। तो ये हमारी जो इक्वेशन थर्ड जो है वो बनेंगे, तो हमारी ये इक्वेशन थर्ड जो है वो बनेंगे ln ऑफ K1 इक्वल्स टू ln ऑफ A ln ऑफ A माइनस EA अपॉन RT1। सेकेंड, ये है हमारे फोर्थ इक्वेशन। फिफ्थ बनेंगे हमारे ln ऑफ K2 इक्वल्स टू ln ऑफ A माइनस EA अपॉन RT2। नेक्स्ट हमें करना है इक्वेशन फिफ्थ में से सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन फोर्थ को।
इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, तब हमें मिलेंगे ln ऑफ K2 माइनस ln ऑफ K1 इक्वल्स टू ln ऑफ A माइनस EA अपॉन RT 2 माइनस ln ऑफ A माइनस EA अपॉन RT 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ln ऑफ A माइनस ln ऑफ B को हम लिखते हैं ln ऑफ A अपॉन B। इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ln ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू ln ऑफ A माइनस EA अपॉन R T2 माइनस प्लस माइनस ln ऑफ A माइनस माइनस प्लस EA अपॉन RT 1। यहाँ पर प्लस ln A और माइनस ln A कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेंगे ln ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू, पॉजिटिव वाले को पहले लिखेंगे हम EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT2। नेक्स्ट हम इन दोनों में कॉमन है EA अपॉन R, इसमें भी है इसमें भी है, तो हम इसको कॉमन लेंगे, ln ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन R कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेंगे 1 अपॉन T1 माइनस यहाँ पर बचेंगे 1 अपॉन T2 ln ऑफ K2 अपॉन K1 EA अपॉन R। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। ये हो गए हमारे आर्डिनल इक्वेशन। यहाँ से अगर हमें वैल्यू पता हो K2, K1, T1, T2 इन सब की वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम यहाँ से इजीली एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल सकते हैं। ये हो गई हमारे आर्डिनल इक्वेशन। नेक्स्ट हम आर्डिनल इक्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे 20 डिग्री सेल्सियस पर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट दिया है हमें 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। हमें निकालना है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 37 डिग्री सेल्सियस पर। एक्टिवेशन एनर्जी जो दिया है वो 0 है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन है हमें K1 जो है, K1 एट टेम्परेचर T1 जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर वैल्यू ऑफ K1 जो है वो है 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स, और वैल्यू हमें निकालना है रेट कांस्टेंट के। टेम्परेचर T2 दिया है हमें 37 डिग्री सेल्सियस और K2 हमें निकालना है। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो है 0 है। हमें पता है आर्डिनल इक्वेशन जो है वो ln ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। ये है हमारे आर्डिनल इक्वेशन। इस लॉग को पहले हम कन्वर्ट करेंगे नेचुरल लॉग को हम कन्वर्ट करेंगे लॉग में, नेचुरल लॉगरिथम को हम कन्वर्ट करेंगे लॉग में, जो कि है 303 इंटू लॉग ऑफ बेस 10। इसमें जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये होंगे हमारे 2.303 लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 EA अपॉन R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय, ये हो गए हमारे। नेक्स्ट इस 2.303 को हम इस साइड ले जाएंगे, लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA, ये डिवाइड में आ जाएंगे R इंटू 2.303 T2 माइनस T1 होल डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। हमें गिवन है EA, इसको पुट कर देंगे K2 इक्वल्स टू 0 2.303 T2 माइनस
T1 इंटू T2, इस साइड वाले सारे टर्म 0 हो जाएंगे। लॉग ऑफ K2 डिवाइडेड बाय K1 इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे। इस log ऑफ K2 डिवाइड बाय K1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ A अपॉन B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ A माइनस log ऑफ B। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम करेंगे माइनस log K1 को इस साइड ले जाएंगे, ये हो गए log ऑफ K2 इक्वल्स टू log ऑफ K1। log कैंसिल हो जाएंगे, K2 इक्वल्स टू K1 हो जाएंगे। K1 हमें गिवन है ये, तो K2 भी सेम हो गए 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। ये हो गए हमारे रेट कांस्टेंट एट 37 डिग्री सेल्सियस पर हमने निकाला है। इसी के साथ हमारी जो केमिकल काइनेटिक्स का यूनिट है वो खत्म हुआ। जुले एवरीवन, सो वेलकम अगेन टू द फिजिक्स क्लास। तो बच्चों, इस क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिस्कस कर रहे थे। तो कल हमने एम्पलीफायर देखा था। तो एम्पलीफायर क्या था? एक सर्किट था जिसके अंदर हमने लो इनपुट वोल्टेज सिग्नल डाला था और आउटपुट हमें एम्पलीफाइड फॉर्म में मिला था। ठीक है, तो उसका हमने कल आधा डिस्कस किया था। आज हम उसका गेन देखेंगे कि कितना गेन आ रहा है। तो एम्पलीफायर सर्किट में हमने इनपुट डाला था वोल्टेज सिग्नल विच इज़ लो इन एम्पलीट्यूड, और यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिला वो एम्पलीफाइड फॉर्म में मिला। ठीक है, तो इसमें हम सपोज़ यहाँ पर जो इनपुट सिग्नल हम कंसिडर कर रहे हैं, सपोज़ ये आपका माइक्रोफोन है, तो यहाँ पर आपका लाउड स्पीकर लगाया हुआ है, तो जो आपका सिग्नल था वो एम्पलीफाई हुआ। ठीक है, तो अब ये कैसे हो रहा था? बिकॉज ऑफ दी VBB एंड VCC इसमें एम्पलीफिकेशन होता था, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कल डिस्कस किया था। तो इसमें जैसे आप IB का वैल्यू, IB इज द इनपुट करंट, अगर हम उसमें थोड़े से भी चेंजेस लाते हैं तो IC विच इज द आउटपुट करंट, उसमें मिली एम्पियर्स में हमारे पास रिजल्ट आ रहा था। तो इसका मतलब जो आपके पास आउटपुट है वो क्या है? एम्पलीफाइड है। ठीक है, तो इसमें दूसरा पॉइंट क्या था? हमने इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो हमारा आउटपुट था वो नेगेटिव हाफ में आ रहा है। इसका मतलब जो ये एम्पलीफायर है इसमें जो आउटपुट है दैट इज 180 आउट ऑफ फेज विथ ईच अदर। इसका रीजन भी कल हमने डिस्कस किया था। तो हम इसमें आज वोल्टेज गेन देखेंगे कि कितना गेन आ रहा है। सो उसके लिए हमने इनपुट सर्किट के लिए हमारे पास इक्वेशन है ये, एंड फॉर द आउटपुट सर्किट ये VI इज इक्वल टू VBE वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बेस एंड एमिटर, और आपके पास IB इंटू RI, ये आपके पास RI इनपुट रेजिस्टेंस है, V नोट VCC माइनस IC R नोट। ठीक है, तो इसमें हम अगर चेंजेस देखें तो डेल्टा V चेंज इन डेल्टा इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू चेंज इन VBE। VBE में चेंजेस इतना नहीं आएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 0, एंड चेंज इन करंट delta IB into RI, because RI is the input resistance which does not change। इसी तरह से आउटपुट के लिए हमारे पास होगा डेल्टा V नॉट इज इक्वल टू VCC। VCC क्या है? कलेक्टिव वोल्टेज विच इज ऑल्सो कांस्टेंट, सो इसका वैल्यू भी 0 आएगा, एंड इट इज माइनस डेल्टा IC अपॉन R नोट। Therefore, delta VI upon delta V naught, which is the change in output voltage to the change in input voltage. This is equal to minus delta IC upon delta IB into R naught upon RI. सो इसमें जब हम देखेंगे ये है आपका आउटपुट वोल्टेज में चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन इनपुट वोल्टेज विच इज इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा
IB R0 upon RI. So ये आपके पास हम लिखेंगे वोल्टेज गेन एंड इट इज रिटन एज AV. सो वोल्टेज गेन कितना आपके पास गेन आ रहा है, दैट इज इक्वल टू दिस डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB. ये क्या है आपका आउटपुट चेंज divided by input change, which is also called as current gain, and it is denoted by beta AC. So this is delta IC upon delta IB, and beta DC आपके पास आएगा, this is IC upon IB. तो जब हम चेंज देखेंगे तब हमारे पास आएगा बीटा AC गेन इन करंट, एंड जब हम इसका होल वैल्यूज देखेंगे तब आपके पास आएगा बीटा DC. सो यहाँ पर आपके पास जो वोल्टेज गेन है वो क्या होगा, माइनस बीटा AC डिवाइडेड बाय R0 अपॉन RI. तो जब हम इसका वैल्यू देखेंगे तो बीटा AC आपके पास गेन था कि जैसे आपने इनपुट IB को थोड़ा सा वेरी किया, आपके पास आउटपुट में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहा है. सो बीटा AC का वैल्यू ज्यादा होगा, एंड ऑल्सो R0 इज द आउटपुट रेजिस्टेंस विच इज ऑल्सो हाई. तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लीकेशन देखते हैं इसका वैल्यू ज्यादा होगा. इसका मतलब जो आउटपुट आ रहा है आपके पास वो एम्पलीफाइड फॉर्म में आएगा. एंड ऑल्सो यहाँ पर हम अगर पार में चेंजेस देखेंगे तो इसमें पार में भी आपके पास एम्पलीफिकेशन आएगा. वो कैसे होगा, एम्पलीफिकेशन इन पार, एंड वी नो दैट पार का वैल्यू होता है I स्क्वेयर R. तो इसमें जो I स्क्वेयर है गेन इन पार है इज इक्वल टू बीटा AC का स्क्वेयर इंटू आपके पास आएगा R0 अपॉन RI. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जब आप वोल्टेज गेन देख रहे थे तब आपके पास नेगेटिव साइन था. इसका मतलब क्या है कि जो आउटपुट आ रही है दैट इज इन ऑपोजिट फेज विद द इनपुट. और यहाँ पर जो आपके पास पार गेन है तो इसमें आपके पास स्क्वायर बीटा स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव होगा. तो इसका मतलब जो आपके पास आउटपुट आ रहा है उसका पार में भी एम्पलीफिकेशन आ रहा है. तो इसका मतलब हमने एमिटर को ऐसा एम्पलीफायर यूज किया. ठीक है, सो बच्चों अभी हमने एम्पलीफायर का देखा था, ट्रांजिस्टर एस एम्पलीफायर. तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है ट्रांजिस्टर एस ऑसिलेटर. ठीक है, तो ऑसिलेटर में सबसे पहले हम देखते हैं ऑसिलेटर क्या होता है. तो ऐसे ऑसिलेटर इज बेसिकली अ circuit having capacitor and inductor which are placed parallel to each other. ठीक है, तो ये आपके पास कैपेसिटर है, ये आपके पास इंडक्टर है. तो कैपेसिटर अपनी अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको इन द फॉर्म ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक फॉर्म में स्टोर करता है. इसी तरह से इंडक्टर क्या है, ये कॉइल है जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, तो क्या होता है जब हम इनको आपस में जोड़ते हैं, सपोज वी हैव कैपेसिटर विच इज फुली चार्ज, तो क्या होगा जैसे हमने इसको कनेक्ट किया ये क्या हुआ, डिस्चार्ज होना शुरू हुआ थ्रू द इंडक्टर. ठीक है, तो जैसे ये डिस्चार्ज होगा जो इंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है जो आपने प्रीवियस क्लास में किया हुआ है. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, इसके अंदर स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. तो जैसे ये डिस्चार्ज हो रहा है इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आया. ठीक है, जो मैग्नेटिक फॉर्म में इसके अंदर बिल्ड हुआ तो ये डिस्चार्ज होना कंटिन्यूस हुआ. तो जैसे ये पूरा का पूरा डिस्चार्ज हुआ, जितने भी इसके क्रॉस आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी था वो इंडक्टर के क्रॉस आ गया. अब नेक्स्ट क्या होता है, जो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दैट अपोजेस द चेंजेस. ठीक है, तो ये पूरा डिस्चार्ज हो गया, अब कोई चेंजेस नहीं है, तो ये इसको क्या करता है, अपोज करता है. इसका मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करेगा. तो इस तरह से आपके पास टू एंड फ्रो मोशन होता रहता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एलसी ऑसिलेशन. ठीक है, तो इसमें
ऑसिलेशन। तो इसमें जो LC ऑसिलेशन होगा तो टू एंड फ्रो मोशन होगा। इसके अंदर जो ऑसिलेशन होगा वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा। डैम्प्ड का मतलब क्या है कि इसका एम्पलीट्यूड विद टाइम डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसको अनडैम्प्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के अंदर हम देखते हैं कि कैसा होता है इसका। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर ट्रांजिस्टर एंड ऑसिलेटर, ठीक है। यहाँ पर आपने NPN ट्रांजिस्टर यूज किया हुआ है, यहाँ पर आपने कैपेसिटर यूज किया है, एरो का मतलब है इट वैल्यूज इज वेरिएबल। यहाँ पर आपने 2 कॉइल यूज किया है विच आर इंडक्टिवली कपल्ड विथ ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर आपने कलेक्टर वोल्टेज लगाया है, यहाँ पर आपने की लगाया है। तो अगर ब्लॉक डायग्राम में देखें तो ये आपके पास है, ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, जो आपके पास सर्किट था LC सर्किट, उसको बार बार फीडबैक दे रहा है। एज अ रिजल्ट आपके पास जो ऑसिलेशन आ रहा था वो अनडैम्प्ड हो, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। तो इसका वर्किंग क्या है कि सपोज पहले हमने इनिशियली की इज ओपन, जैसे हमने की को लगाया, ठीक है, तो क्या होगा, इसके थ्रू VCC लगाया है तो इसके थ्रू आपके पास करंट फ्लो होंगे। तो जैसे कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा, यहाँ पर आपके पास कॉइल है विच इज इंडक्टिवली कपल्ड विथ L, तो जैसे आपके पास IC करंट आएगी, ये आपके पास इनपुट में बेस और इमीटर है, ये क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। तो जैसे फॉरवर्ड बाइस्ड होगी आपके पास कलेक्टर करंट और इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो कलेक्टर करंट और इंक्रीज करेगा मींस जो आपका फॉरवर्ड बाइसिंग है इमीटर का वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास जो आउटपुट है वो भी ऑसिलेशंस आ रहे हैं आपके पास। तो ये कब तक रहेगा, जब तक इसका L डैश और L का सैचुरेशन पॉइंट ना आए। जैसे सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है इंडक्टर्स का तो इट स्टार्ट्स क्या होगा, वो डिक्रीज होना शुरू होगा। तो जैसे डिक्रीज होगा अगेन आपके पास क्या है, डिक्रीज आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में आ जाएगा। तो इसके बाद आपका L डैश के अक्रॉस जो करंट है वो कम आएगा, तो L के अक्रॉस करंट कम आएगा, तो इसका मतलब इसका जो फॉरवर्ड बाइसिंग है वो कम होगा। तो इस तरह से आपके पास डिक्रीज इन करंट आ रहा है, IC डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे डिक्रीज होता है फिर से इसके क्रॉस एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है जिसका नेचर क्या होगा, इट अपोजेस द चेंज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट, ठीक है। तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड EMF है वो फिर से इसको फॉरवर्ड बायस करेगा। तो ये साइकिल है वो रिपीटली होता रहता है। सो ये किसकी तरह ट्रांजिस्टर किसकी तरह इसमें काम किया कि फीडबैक देने के लिए, ताकि जो ऑसिलेशंस आ रहा है हमारे पास वो ऑसिलेशंस क्या हो, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस हो, ठीक है बच्चों। सो ये आपका ट्रांजिस्टर SN ऑसिलेटर है। तो इसमें जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा ऑसिलेशंस का, इट इज गिवन बाय F इजिकल टू 1/2 पाई √ LC, ठीक है। ये आपका फ्रीक्वेंसी है एंड L इज द इंडक्टर के क्रॉस जो आपके पास रिएक्टेंस है, ठीक है। L इज द इंडक्टेंस ओनली, inductance and C is the capacitance of the capacitor। तो इसके हिसाब से आपके पास जो ऑसिलेशंस आता है वो ऑसिलेशन आपके पास अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस होगा। सो बच्चों अभी हमने एम्पलीफायर देखा था, ऑसिलेटर देखा था, दैट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर। तो हम इसका जो हमारा यूनिट है उसका लास्ट चैप्टर है लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स पे जाने से पहले हम देखते हैं वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल क्या होंगे, जो टाइम के साथ जिसका एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं होगा एंड इट वेरी विद द टाइम, ठीक है। जो आपके पास इनपुट आ रहा है उसके वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रहा है। फॉर each value of t we have different value of voltage and digital signal कौन से होंगे, वो सिग्नल जिसके अंदर हमारे पास या तो हमारे पास सिर्फ
लो वैल्यू ऑफ वैल्यू है और या तो हमारे पास 1 है, ठीक है। सो अगर हमारे पास जो इनपुट है इस तरह से वेरी होती है, मतलब इट हैज ईदर 1 वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू या इट हैव मिनिमम वैल्यू, सो दिस फॉर्म ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। तो जो हम डायोड यूज करते हैं उसके अंदर हम डिजिटल सिग्नल ही यूज करेंगे। तो डिजिटल सिग्नल में आपके पास सिर्फ 2 लेवल होगा, या तो 0 लेवल होगी या 5 वोल्ट आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमने लो वैल्यू है उसको हमने रखा 0 एंड जो हाई वैल्यू है उसको रखा हमने 1, ठीक है। और इसके अंदर या दूसरे फॉर्म में हम इसको ऑफ और ऑन स्टेट, ठीक है, जब इसका इनपुट आएगा, या इसको क्लोज या ओपन, इस तरह से हमने इसको अलग अलग नाम दिया है। लेकिन इसमें जो इनपुट की फॉर्म होगी वो सिर्फ 2 ही वैल्यू होगी, इधर मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। तो इसमें लॉजिक गेट्स में हम क्या करेंगे, सो लॉजिक गेट्स, तो गेट सबको पता है कि एक ऐसा गेट, ऐसा बिल्डिंग या जो भी गेट, उसका काम क्या होगा कि इट इधर अलाउ और डज नॉट अलाउ, ठीक है। तो अगर ये अलाउ या डज नॉट अलाउ विद रेफरेंस टू सम लॉजिक के हिसाब से अगर वो अलाउ करता है या नहीं करता है, उसको हम कहेंगे लॉजिकल गेट्स। तो लॉजिकल गेट्स क्या होंगे, लॉजिक गेट्स क्या होंगे, आर दी गेट्स which allow the signal according to some logic, ठीक है। So this logic gates are the building blocks for all the electronic circuits we are using nowadays। जो computers है उसमें हर एक में आप logic gates use करते हैं। And basically we have 3 types of logic gates, ठीक है, OR गेट, AND गेट और NOT गेट। तो इन सब को हमने क्या किया है, OR गेट सबसे पहले आपके पास आता है, इसमें जो आउटपुट होगा Y, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, A और B के ऊपर डिपेंड करेगा। सो OR गेट क्या है, एक ऐसा गेट जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकता है और जो आपके पास आउटपुट है वो सिर्फ एक ही होगी, ठीक है। सो दिस इज द OR गेट। और इसमें जब हम गेट करते हैं हमारे पास 2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, वन इज द बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक अलजेब्रा होगी जो आपके पास आउटपुट और इनपुट में रिलेशन देगा। एंड सेकेंड इज द ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या है, जो आपके पास इनपुट और आउटपुट में रिलेशन आ रहा है वो टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप ट्रूथ टेबल कहते हैं। सो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये आपका बूलियन एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल जरूरी है। सो अब हम इसका वर्किंग देखते हैं फॉर OR गेट, ठीक है। तो OR गेट में आपके पास क्या था, आपके पास 2 इनपुट थे और एक आउटपुट था। तो इसका जो सिंबल होता है, लॉजिक सिंबल, ये इस तरह से होता है, ये कनकेव अंदर की तरफ होगी और ये इसका लॉजिक सिंबल है, ठीक है। तो OR गेट में हमारे पास जो आउटपुट होगी बूलियन अलजेब्रा के हिसाब से, बूलियन अलजेब्रा फॉर OR गेट, आपके पास जो आउटपुट होगा Y होगा, दैट इज A और B। मतलब जो आउटपुट होगा वो या तो A आएगा या B आएगा। O इसका मतलब क्या है, जो आउटपुट है इधर A और B। एंड ट्रूथ टेबल अगर हम इसके लिए देखते हैं तो ट्रूथ टेबल आपके पास आएगा A, B एंड Y इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो इनपुट है वो सिर्फ 2 फॉर्म में है, या तो 0 लेवल है या 1 लेवल है। सो 0
सपोज हम a को 0 रखते हैं, b को भी 0 रखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, a is 0, b is 1 and in this case a 1, b 0 and a 1। तो इसका मतलब इनपुट के हिसाब से आपके पास कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे, 4। ठीक है, तो इसमें a, b एंड y क्या होगा, a और b। ठीक है, तो इसमें आउटपुट होगा, या इसको आप मैथमेटिकली अगर याद रखना चाहे तो a प्लस बी होगा। तो a प्लस बी, y विल बी इक्वल टू 0, a 0, b 1, so y is 1, a 1, b 0, y is 1, 1 1 तो 1 ही होता है। ठीक है, सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर OR गेट। ये आपके पास बूलियन अलजेब्रा है। अब हम जब डाइट यूज करके इसको रियलाइज करेंगे तो आपके पास ये सर्किट होगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास 2 डाइट्स हैं। ठीक है, इसका पॉजिटिव साइड इस तरफ रखा है, यहाँ पर हमने इनपुट लगा रखा है 0 विच इज ग्राउंडेड एंड 5 वोल्ट, दिस इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पर आपने आउटपुट के क्रॉस एक रेजिस्टेंस लगाया है, तो यहाँ पर आपके पास ग्राउंडेड है। तो जब आपके पास फर्स्ट केस में आपके पास a इज इक्वल टू 0 आ रहा है, b इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तब आपके पास आउटपुट क्या होगा, एज पर दिस डाइट, बाय यूजिंग डाइट। तो हम इसको कैसे रियलाइज करेंगे, तो सपोज आपने a को लो रखा है 0, b को भी लो रखा है, तो ये दोनों डाइट्स क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, तो करंट अलाउ नहीं करेंगे। तो करंट अलाउ नहीं करेंगे इसका मतलब क्या है, जो रेजिस्टेंस R के क्रॉस जो आपका आउटपुट है वो 0 है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट केस में आपने क्या रखा है, a को 0, b को 1, मतलब a को आपने अभी भी 0 वोल्टेज ग्राउंड लेवल पे रखा है, b को आपने 1 रखा है, मींस हाई वोल्टेज लगाया है। तो ये क्या होगा, ये डायोड कंडक्ट करेगा, डायोड कंडक्ट करेगा। इसमें हमने डायोड को क्या माना है, आइडियल डायोड माना है। आइडियल डायोड का मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायोड है वो 0 ले रहे हैं हम, तो इसका मतलब डायोड के अक्रॉस जो भी करंट फ्लो होगी वो एज अ आउटपुट यहाँ पे आ जाएगी। तो जैसे ही B कंडक्ट करेगा तो आउटपुट अक्रॉस R विच इज द आउटपुट Y आपके पास क्या होगा, 1 होगा। B इज इक्वल टू 1, तो Y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट केस में आपने A को 1 रखा है, B को 0। अगेन इन दिस केस D1 विल कंडक्ट एंड D2 विल नॉट कंडक्ट। सो इस केस में फिर से हमारे पास आउटपुट आता है विच इज 1। और जब ये दोनों कंडक्ट करेंगे D1 और D2, इन द लास्ट केस व्हेन बोथ आर केप्ट एट 1 1, तो दोनों कंडक्ट करेंगे क्योंकि दोनों पैरेलल में रखा है। जो इस दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ पर आपके पास हाई वैल्यू होगा एंड इट इज डिनोटेड बाय 1। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ OR गेट बाय यूजिंग द डायोड। सो द नेक्स्ट गेट इज द AND गेट। ठीक है, बेसिक गेट। तो इसका जो लॉजिक सिंबल होगा वो इस तरह से होगा, डी फॉर्म में आपके पास गेट है, ये आपके पास 2 इनपुट है A and B एंड अगेन हियर वी हैज आउटपुट 2। तो इसका जो बूलियन अलजेब्रा है, बूलियन अलजेब्रा फॉर AND गेट इज A इज इक्वल टू A and B, मतलब आउटपुट के लिए दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखते हैं, A and B। ठीक है, और इसके लिए जो ट्रूथ टेबल होगा, ट्रूथ टेबल होगा, अगेन वी हैव 2 इनपुट A and B एंड वी हैव 1 आउटपुट। ठीक है, तो इसमें फिर से वही वाला केस आएगा, व्हेन बोथ आर 0, this is 0, this is 1, this is 1, this is 0 and both are 1। तो इस केस में जो आउटपुट Y आ रहा है वो A and B है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो 0 होगा। तो इसमें भी आपके पास 0, this is also 0 and this is 1। So Y के लिए जो आउटपुट आ रहा है उस केस में आपके पास दोनों का 1 1 होना
ज़रूरी है, ठीक है। सो इस हिसाब से हमारे पास आउटपुट आपके पास 1 आएगा फॉर द एंड गेट। सो दिस आर द केसेस फॉर द एंड गेट। तो हमने डिस्कस किया और गेट और एंड गेट। तो तीसरा गेट हमारे पास है नॉट गेट। तो आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम नॉट गेट और वर्किंग ऑफ एंड गेट हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।